जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फूलों में किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है और किस प्रकार से इसमें जो नर भाग है वो मादा भाग या फिर स्त्री भाग पर यहाँ पे पहुँचता है। तो आपके सामने एक दिख रहा है फूल जिसके अलग अलग अंगों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दिया गया है पुंकेसर। ठीक है, ये आपका वर्तिकाग्र है और वर्तिका और ये अंडाशय, ये तीनों मिलकर के स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। ये पंखुड़ी है फूल का, और ये जो है जो सभी फूलों में होता है ये बाह्य दल है। ठीक है, ये बीच का भाग जो आपको दिख रहा है ये अंडाशय होता है। वर्तिकाग्र से एक नली आती है अंडाशय तक। ठीक है, और यह पाइप कहलाता है वर्तिका। ठीक है, ये जो आपको बीच बीच में ये जो दिख रहे हैं ये है आपके परागकोश जिसमें पुंकेसर होता है। ठीक है, चलिए अब अगले बात में हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो पुंकेसर है, ठीक है, जो पुंकेसर है वो नर भाग है। ठीक है, वो फूल का कौन सा भाग है? नर भाग है। और जो ये अंडाशय वर्तिकाग्र है ये इसका मादा भाग है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यह पुष्प का मादा जननांग होता है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा हुआ भाग, फूला हुआ भाग जो है वो कहलाता है अंडाशय। ठीक है, ये पाइप अभी हमने आपको बताया कि ये जो पाइप है वो वर्तिका, और ये ऊपर वाला भाग जो चिपचिपा होता है। ठीक है, चिपचिपा होने के पीछे भी वजह है कि अगर बाद में कभी ऐसा हुआ कि पुंकेसर से परागकण उठ करके, परागकण क्या भाई? परागकोश में परागण होता है। ठीक है, तो अगर उड़ करके या किसी अन्य माध्यम से, ये माध्यम क्या हो सकते हैं? ये तितलियां हो सकती हैं, मधुमक्खियां हो सकती हैं, हवाएं भी हो सकती हैं, आती हैं, तो ये चिपचिपा होने के कारण ये यहाँ आके चिपक जाएगा। ठीक है, वो अभी हम आगे फिर से डील करेंगे इसको। तो ये तीनों मिला करके ये एक स्त्री केसर का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब फूल कितने प्रकार के होते हैं इसका बात कर लेते हैं। तो अगर फूल में, एक पुष्प में पुंकेसर, ठीक है, ये पुंकेसर और ये स्त्री केसर में से कोई एक भाग, कोई एक ही उपस्थित है, तो ऐसे फूलों को हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपलब्ध है तो ऐसे फूलों को हम उभयलिंगी फूल कहते हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण हैं पपीता, तरबूज। ठीक है, और उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है गुड़हल, सरसों का फूल, मटर का फूल जो है, ये सब आपके उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि थोड़ा सा ये जननांग में क्या होता है। तो ये जो आपको पुंकेसर दिख रहा है जो निर्माण कर रहा है तंतु और परागकोश मिल करके, इसमें परागण होता है, परागकण होता है। ठीक है, क्या होता है? ये यहाँ पे आपका परागकण होता है। क्लियर है? और यहाँ पे वर्तिका में स्त्री केसर होता है। ये अलग अलग माध्यमों से, ये माध्यम क्या हो सकते हैं? तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, हवाएं। ठीक है, से ये जो परागकण है वो उड़ करके वर्तिकाग्र पे जाके पहुंच जाता है, तो यह क्रिया परागण कहलाता है। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं ध्यान समझिएगा। परागकोश का परागण जो है वो उड़ करके किसी माध्यम के सहायता से या जैसे भी हो, वह अगर वर्तिका तक पहुंच जाता है, वर्तिकाग्र तक, तो यह क्रिया परागण कहलाता है। ठीक है, अब बात यह है कि अगर यह परागण एक ही फूल के वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच में होता है, एक ही फूल के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, बात ये कहा जा रहा है कि ये इसका, देखिए ये जो आपका भाग दिख रहा है ये इसका परागण है। तो और परागण होता कैसा है? तो ये पीला भाग का होता है।
ठीक है, ये इसको छूने पर आपके हाथ में पीला जो पदार्थ आता है ना फूल का, वही उसका परागण है। तो ये इसका उड़ करके देखिए इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा, ये इसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंचा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये किस प्रकार का परागण हुआ, ये स्वपरागण है। लेकिन हो ये रहा है अगले कार्य में कि इस फूल का परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहा है। फिर से इस बात को हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि पहुंचने का माध्यम अलग अलग हो सकता है, चाहे वो मधुमक्खियां हो जाएं, तितलियां हो जाएं, भौरे हो जाएं या हवाएं हो जाएं, ये कोई भी कारण से या किसी माध्यम से ये दूसरे फूल के वर्तिकाग्र या उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच सकता है। तो बात हम ये कर रहे थे कि जब एक फूल का परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो ऐसी क्रिया को या इस परागण को पर परागण कहते हैं। बात में आ गई। स्वपरागण और पर परागण क्या है? स्वपरागण में एक ही फूल का नर भाग यानी कि परागण उसी फूल के स्त्री भाग यानी वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसको स्वपरागण कहते हैं। लेकिन जब दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक परागण पहले फूल का पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति में इस परागण को हम लोग कहेंगे पर परागण। क्लियर है? तो होता क्या है इसको समझाते हैं बात को कि अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन तथा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। तो यहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि यदि एक फूल का परागण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुँच रहा है तो फिर वह किस प्रकार का परागण है? तो ये आपका पर परागण है। फूल का कौन सा भाग चिपचिपा होता है? तो ये वर्तिकाग्र भाग चिपचिपा होता है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फूल का कौन सा भाग स्त्री भाग है या या नर भाग है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा पुंकेसर भाग जो है वो नर भाग होता है। ठीक है, पुंकेसर परागकोश और तंतु से मिलकर बनता है। स्त्री केसर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर के बनता है। क्लियर है? तो ये इस वीडियो में आप बताने का कोशिश कर रहे थे। आशा है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी क्योंकि ये चैप्टर में इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं आज ही। तो आप वीडियो देख करके आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।